कपिल जहांगीर व्हाट एग्जैक्टली ही इज़, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगे अपने आप को? यार सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है भाई। हमने नोटिस करा कि मतलब हमारी जनरेशन और जो अब जनरेशन है जनजीज अपनी अपनी स्टेट को देखते हैं, राजस्थान और हमारी जो नेबरिंग स्टेट है विच इज़ हरियाणा और पंजाब। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो सॉन्ग हैं वो इतने फेमस क्यों नहीं है जितने अपने नेबरिंग स्टेट के हैं? आज मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, आपसे पैसे ले लिए फिर आपको कुछ धोखा दे दिया, ऐसा तो कुछ करा नहीं। लेकिन क्या वो अच्छे राइटर, तो क्या मैं अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ? तो काजलियो को भी बैन कराया गया। काजलियो को बैन ऐसे कराया गया कि IPRS के अंदर मेल डाल दिए गए कि हमको इसकी रॉयल्टीज़ नहीं आ रही, हमको पैसा नहीं मिला, ये सब। यार भगवान ने मुझे कुछ क्वालिटीज़ दी है रौनक भाई, मैं भी हिट उसको बन्नी कोई गाना मैं बना दूँगा। उनको चाहिए एकदम प्रॉपर साउंड और मज़ा चाहिए उनको साउंड से भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादातर, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए प्रॉपर। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खासपुरिया। स्वागत आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट में। फ्रेंड्स, आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट टुडेज स्पेशल गेस्ट इज मिस्टर कपिल जहांगीर, अ मैन हु नीड नो इंट्रोडक्शन। उनके मिलियन व्यूज सॉन्ग ही काफ़ी उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट है राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कपिल भैया ने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करा है जो अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में उन्होंने रिवील नहीं करा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनका एक्सपीरियंस ये भी जानेंगे व्हेन दिलजीत दोसांझ केम टू हिज रिकॉर्डिंग स्टूडियो KS रिकॉर्ड फॉर सॉन्ग रिकॉर्डिंग। इस पॉडकास्ट में हम करियर की बात भी करेंगे कि एक यंग स्टूडेंट कैसे अपना करियर अडॉप्ट कर सकता है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ हम नॉलेज भी ग्रैब करेंगे अबाउट फोक म्यूज़िक, अबाउट राजस्थान कल्चर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बना है आज का। So definitely you must go and watch this podcast. But before starting this podcast, please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी खास पर्सनालिटी, खास बातचीत लाते रहें हमारे खासबुक पॉडकास्ट पर। सबसे पहले तो भैया कि जो कपिल जहांगीर एक नेम है, बहुत फेमस सुपरस्टार है, एक तरह से अपनी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। आपने बहुत फेमस सॉन्ग दिए हैं और जो DJ पे हमेशा बजते ही बजते हैं। तो कपिल जहांगीर व्हाट एग्जैक्टली ही इज़, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगे अपने आप को? यार सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है भाई। और शुरुआत तो करी थी एज ए रिकॉर्डिस्ट, ठीक है, साउंड इंजीनियर आप कह सकते हो, ठीक है। और संगीत सीखा है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है और वेस्टर्न क्लासिकल का भी थोड़ा नॉलेज लिया है। पियानो बजाना सीखा, गिटार बजाना सीखा, ये मतलब गुरुओं से सीखा। अच्छा, ऐसे वैसे नहीं सीखा यूट्यूब से, यूट्यूब वाले नहीं है ना, सामने बैठ के सीखने वाला, ठीक है। और सॉफ्टवेयर्स वाली दुनिया शुरू हुई फिर जी। तो बचपन की बात बता रहा हूँ कि लॉजिक आए, क्यूबेस आया, फिर एक निवेंडो करके आया सॉफ्टवेयर। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आते रहे वैसे वैसे सीखते रहे। और क्योंकि पहले नॉलेज इतनी मिल नहीं पाती थी सीधी, यूट्यूब और ये सब थे नहीं इतने जी, तो बड़ा मुश्किल होता था। एक किताब आती थी डिजिट करके, अच्छा। उसके अंदर फ्री सॉफ्टवेयर की CD आती थी, तो उससे वो सॉफ्टवेयर मिल जाते थे, ठीक है। तो उसमें बस ऐसे माथा लगा के खुद से ही सीखा। फिर मुंबई में कुछ लोग थे, उनसे कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके चलते रहे और लगा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो करेंगे जी, बढ़िया है ना। ऐसा मन हो गया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो करेंगे हम भी। जोधपुर के अंदर एक अंकल जी है हमारे, राजन स्टूडियो करके, ठीक है। तो उनसे मेरे पापा की मित्रता थी जी, और हम लोग वहाँ जाते थे, रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, अच्छा, है ना, बचपन में ही कि ठीक है रिकॉर्डिंग स्टूडियो करेंगे। ऐसे करके शुरुआत हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती रही, यूट्यूब आया, CD आई, फिर DVD आई, फिर ऐसे करके यूट्यूब आ गया। तो ऐसे करके हम भी चलते रहे, सब में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, धीरे धीरे सीखते गए। अभी भी सीख रहा हूँ, हाँ, नई चीज़ें अभी भी सीखता हूँ। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था भैया जिसके अंदर ना आप बता रहे थे कि आपने स्टार्टिंग करी थी रिकॉर्डिंग की। आपकी नानी कहानी सुनाया करती, दादी आपकी कहानी सुनाया करती, उनकी कहानियों को आप रिकॉर्ड करते थे, हाँ जी, कि इन फ्यूचर अगर आप मेरे को सुननी है तो वहाँ से मैं सुन लूँगा। बचपन में यार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मेरी दादी मर जाएगी तो क्या होगा तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं कहानी सुनाती मेरी दादी बड़ी अच्छी, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसकी आवाज़ को।
तो अभी भी मेरे पास वो कैसेट पड़ी है, मैं सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, कई बार लगा लेते हैं हम लोग, बड़े मज़े करते हैं सुनते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मतलब आपका प्लान था कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा मेरा? भगवान का प्लान था यार, सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, टोटली भगवान का प्लान है। हम चाहकर इस दुनिया के अंदर इस लाइन में नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लगता बड़ा मुश्किल है, राजस्थान में तो विशेषकर, जहाँ संगीत को मेन फील्ड नहीं माना जाता है ना, संगीत को एज ए शौकिया ही समझा जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसी परिपाटी, और आज से 10 साल पहले जब हम शुरू कर रहे थे तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यार कोई म्यूज़िक से भी अर्निंग कर सकता है क्या, क्योंकि यूट्यूब वाली तो दुनिया नहीं थी। बिल्कुल सही है ना। और संगीत से जुड़े हुए लोगों को ऐसा मानते हैं कि यार तो कोई भजन गाते हैं, जागरण करते हैं, वो वाले आर्टिस्ट ज़्यादा होते थे पहले, अभी भी होते हैं खैर, लेकिन वो जो बड़ा जो अपन आज देखते हैं सीन, वैसा सीन नहीं था पहले, है ना। लोगों को अपना एल्बम रिकॉर्ड कराने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, कोई राइटर ढूंढना पड़ता था, कोई स्टूडियो करना पड़ता था हायर, उसमें म्यूजिशियन होते थे और सब एक साथ रिकॉर्ड करते थे। ये ज़्यादा दिन पुरानी नहीं, 10 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। है ना, लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, फिर कैसेट छपती थी, फिर सीडी छपती थी, फिर उनको रिलीजिंग, बड़ा बहुत मुश्किल काम था। तो बहुत ही ऐसा लगता था कि यार ये दुनिया पता नहीं क्या है। फिर यूट्यूब आया तो काफ़ी कुछ ईजी हुआ, चीज़ें रिलीजिंग ईजी हो गई। ये बात तो है। अभी जैसे आपने बताया कि मैं उसको टच ही करने वाला था कि राजस्थान म्यूजिक के बारे में आपने थोड़ा सा बताया। अभी हमने नोटिस करा कि मतलब हमारी जनरेशन और जो अब जनरेशन है, जनजीज है, ये पर्सनली मैंने नोटिस करा है कि अगर अपने अपनी स्टेट को देखते हैं राजस्थान, और हमारी जो नेबरिंग स्टेट है विच इज़ हरियाणा और पंजाब, उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन दिन रात का फ़र्क है। तो ऑब्वियसली हमारे पास में आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो सॉन्ग हैं, वो इतने फेमस क्यों नहीं है जितने अपने नेबरिंग स्टेट के हैं? जब पैसा, एक तो देखो इसमें मेन इन्वॉल्वनेस है कि वो लोग ज़्यादा पैसा लगा के गाने बनाते हैं, नो डाउट। तो प्रोडक्शन बड़ा होता है, रिच बनता है ना, प्रोडक्ट बहुत शानदार बनता है, तो वो सबको पसंद आएगा, सीधी सी बात है। राजस्थान में अभी उतना पैसा नहीं लगा रहे लोग, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा फाइनेंसेज आएंगे, ज़्यादा कंपनियां आ जाएंगी, बिल्कुल सही है ना, और स्पॉन्सरशिप्स ज़्यादा आ जाएंगी जी, और बाहर के आर्टिस्टों के कोलैबोरेशंस आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी गाने बड़े बन जाएंगे और आर्टिस्ट भी बड़े बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट कम है या ऑडियंस कम है या कोई पसंद नहीं कर रहा राजस्थानी गानों को, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थानी लैंग्वेज को भी अगर आप बहुत हैवी ग्रेडेड बना दोगे म्यूज़िक प्रोडक्शन को लेके या उसका वीडियोस को लेके, अपने आप पसंद करेगी जनता, यूथ में जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली। बट इससे अपने नेगेटिव इफेक्ट ये भी तो पड़ता है कि हमारा जो कल्चर है, ऑब्वियसली गाने के थ्रू अपने कल्चर को पता लगता है। जैसे आप सॉन्ग्स जो बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे कल्चर को बहुत क्रिस्टल क्लियर आप बताते हैं, तो इससे अपने कल्चर को भी ऑब्वियसली एक इफेक्ट पड़ता है कि बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि अपने कल्चर के बारे में। वो दिन रात सुनते रहते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट है। नहीं, बच्चे तो वही गाने सुन रहे हैं ना जो पुश करे जा रहे हैं बच्चों को। भाई जो गाना ज़्यादा प्रमोशन लेके आ रहा है, जो ज़्यादा चमक रहा है गाना, वही तो सुन रहे हो आप लोग। पॉइंट है। गाने तो और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रमोटेड नहीं है, आगे नहीं आ रहे वो, इसलिए नहीं सुने जा रहे, है ना। और अगर आप राजस्थानी लैंग्वेज के ऊपर, जैसे कई आर्टिस्ट हैं जो राजस्थानी लैंग्वेज को यूज़ करके बड़े अच्छे गाने बना देते हैं, तो वो हम सुनते भी हैं। कई पंजाबी आर्टिस्ट हैं जो राजस्थानी लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सही है ना, बहुत से करिए। अभी हाल ही में अपन ने देखे कई गाने आए हैं जो अच्छे लेवल पे बनाए हैं, तो अच्छे लगते हैं। बट जैसे अभी आपने बताया कि अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके बाकी मतलब सीडी पे चढ़ जाते हैं, तो जैसे बहुत पुराने अपने म्यूजिशियन हैं जैसे जतिन ललित, वो अपने सुजानगढ़ के ही हैं, बट वो चले गए बॉलीवुड के अंदर और उनसे वहाँ पर जाके उन्होंने नाम कमाया। तो क्या मतलब राजस्थान जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है कि अपने को बॉलीवुड जाके नाम कमाना पड़ेगा? यार जतिन ललित की बात कर रहे हो, 30-40 साल पुरानी बात कर रहे हो आप। चलो अपने लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। 30 साल पुरानी बात, 30 साल पहले तो यार इंडस्ट्री का नाम भी नहीं था, कोई बिल्कुल सोच भी नहीं थी। और वो तो बहुत पायनियर्स है यार, वो लोग, उन लोगों ने हिम्मत करके वो लोग बॉम्बे चले गए। सोचो उस वक्त यहाँ पे क्या ही करते वो लोग, सोचो उनमें टैलेंट था, उनको पता लग गया टाइमली कि यार हमको मुंबई चला जाना चाहिए, वहाँ जाके काम करना चाहिए। अगर यहाँ इंडस्ट्री होती क्यों जाता कोई? सही बात है ना। आज जैसे मान लो मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, है ना, अपना लेबल चलाता हूँ, अपना स्टूडियो चलाता हूँ और कॉर्पोरेट के लिए गाने भी बनाता हूँ, जी टी सीरीज सबके लिए गाना बनाता हूँ, तो यहीं से बनाता हूँ, यही ऑफिस है मेरा जी। मैं कहाँ गया मुंबई, क्योंकि अब आ चुकी ना यहाँ पे इंडस्ट्री, राइज हो गई ना, उस चीज़ का शुरुआत हो चुकी ना एक बड़ी इंडस्ट्री बनने की। उस वक्त तो क्या ही था, कुछ भी नहीं था। अब जैसे सीमा मिश्रा मैम है, हाँ, लेजेंडरी, यहाँ की उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे
गीत दिए हैं, अपने कल्चर को उभारा है, बट वही बात वापस से रिपीट होती है कि वो उतनी फेमस नहीं है अपने रीजन के अंदर। ये नो डाउट उनके गाने बहुत फेमस हैं, लेकिन अगर आजकल के बच्चों को पूछे सीमा मिश्रा तो क्वेश्चन मार्क। लेकिन उनसे अगर दूसरे टाइम पर यही पूछा जाए कि कोई जो कंटेम्प्रेरी कोई भी लेडी सिंगर है तो उनके गाने वो सुना भी देंगे पूरे के पूरे। तो ये कहाँ मतलब अपने लैग कर रहे हैं? ये लैग मैं बताता हूँ, ये एक पूरा सिस्टम है। कोई सिंगर कब फेमस होता है, कोई सिंगर कब फेमस होता है? जब वो खुद वीडियो के अंदर आता है। हाँ। ये तो मानते हो आप बात? बिल्कुल मानता हूँ। खाली आवाज़ से हमको पता ही नहीं लगता कौन सिंगर है? आज सीमा मिश्रा का एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें वो खुद गा रही हो, या होंगे तो भी बहुत नेग्लिजिबल होंगे, कम होंगे, है ना। जब लोगों को पता ही नहीं कि गा कौन रहा है, फेस ही नहीं पता, तो प्रमोट कैसे होंगे? समझ गए ना। आज अगर अपन सीमा मिश्रा की भी बात करें ना, तो सीमा मिश्रा जी भी 15 साल पहले उन्होंने रोक दिया काम। देखा जाए तो एक ऑफिशियल जो उनका कंपनी से जो करते थे वो लोग, एक फ्लो के अंदर जो गाने आ रहे थे, मेरे हिसाब से 15 साल से नहीं आए वो। हो गया सर, है ना। तो 15 साल बहुत बड़ा गैप होता है, पूरी इंडस्ट्री बदल गई, सही बात है ना। और उससे पहले भी उनका तो कोई वीडियो भी नहीं आया। तो लोगों को पहली बात तो ये पता नहीं कि ये हैं। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर पता है जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इवेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी बोले तो जो बच्चे हैं, जो अंडर 20 पीपल्स हैं, उनको नहीं पता कि कौन सी हैं, कौन से सीन है ना। लेकिन आज का अभी का ये है कि सीन, आप अगर उनको प्रमोट करोगे वापस से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ, उस मधुर आवाज़ के पीछे ये शक्ल है और ये पर्सनैलिटी है, ये शख्सियत है। तो अब वो कर सकते हैं खुद को रिवाइव, है ना। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम उनको डेवलप करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी छप चुकी है ना, लेजेंड है। उनको क्या नीड है? नीड ही नहीं। वो कोई जाने ना जाने क्या फ़र्क पड़ता है ना। शी इज़ रिच, शी इज़ फेमस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे सॉन्ग्स की बात ही कर रहे हैं, अपने रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, तो जो पंजाब और हरियाणा के गाने हैं उसके अंदर अपने देखते हैं कि बड़ी गाड़ियां हैं, फेमस होने के लिए वो लड़कियों को भी लाते हैं ऑब्वियसली, और कुछ लिरिक्स उनके ऐसे होते हैं। देन सेकेंडली कि वो फॉरेन में जाके शूट करते हैं। अगर यही सब कल्चर जो गानों के अंदर चल रहा है, यही सेम चीज़ अगर अपने राजस्थान गानों के अंदर ले जाएं, चांसेस हैं फेमस होने के? नहीं, सेम कल्चर को लाके तो फेमस होना मुश्किल है, गाड़ी वाड़ी, लड़कियाँ वड़कियाँ, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, ठीक है ना। राजस्थान से अगर आपको फेमस होना है ना, तो आप पैसा डालो, लेकिन चीज़ आप रिच बनाओ। रिच इन द सेंस आप कोक स्टूडियो गाने देखो, बिल्कुल सही है, अलग रेंजर दिखता है। और बताऊँ तो संजय लीला बंसाली का गाना है एक घूमर वाला, बिल्कुल द रिचनेस, उसका साउंड, म्यूज़िक का पूरा उसका ग्रेंजर, है ना। राजस्थान अच्छा हिट भी है, 300-400 मिलियन 500 मिलियन है शायद आराम से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बनाओगे तो चल जाएगा। हाँ, आप किसी और राज्य को कॉपी करोगे, किसी और लैंग्वेज को। ये राजस्थान के अंदर भी अगर आप गन कल्चर लिया है या आप शराब के ऊपर गाने बना रहे हो, तो क्योंकि यहाँ का कल्चर नहीं है, यहाँ के कल्चर को लेके ही गाने बनाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा हिट होएगा। एक अच्छी चीज़ और है राजस्थान के साथ, राजस्थान की लैंग्वेज जो ना, जो हमारी बोली है, वो लगभग सारे हिंदी प्रदेश जानते हैं, समझते। तो आप अगर अच्छा गाना बनाओगे ना एक बढ़िया लेवल पे, वो जाएगा ही जाएगा हिट, पक्की बात है। ये तो बात मैंने देख ली थी, जो अपने बनी गाना, काजलियो गाना, पक्का हिट जाएगा, PRO, हाँ, ये सब गाने बनाए, तो और भी बहुत सारे आपके गाने हैं, हाँ, तो ये सब बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। और देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो सुनते ही सुनते हैं लोग। अभी ये जो गाने थे भैया, इनके पीछे आपकी मतलब क्या साइकोलॉजी थी? आपको कैसे पता लगा कि ये गाने हिट जाएंगे? इसका मैं अगर म्यूज़िक बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये हिट करेगा ही करेगा। यार मेरे को गाने का तो पता लग जाता है कि ये हिट है, ठीक है ना। और अच्छा गाना होता है ना, उसको मैं फिर पुश भी करता हूँ, उसको मैं दिल से प्रमोट भी करता हूँ। और देखो, मैं आपको एक मेरा बिजनेस सिस्टम बताता हूँ कि मेरे पास आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है, खुद को प्रमोट करने के लिए, तो मैं मेरा लेबल उनको देता हूँ, ठीक है, उनके लिए गाना भी बनाता हूँ। और हम एक चार्ज भी करते हैं उनका म्यूज़िक प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम, और उनका गाना बना देते हैं। हमें अगर लगता है कि यार इस आर्टिस्ट में दम है या इसके ये लंबा जा सकता है, तो फिर हम उसके साथ लंबा काम करें, ठीक है। लेकिन हम मौका लगभग सबको देते हैं, ऐसा नहीं है। तो गाने का पता लग जाता है हमें, गाने का और आर्टिस्ट का, अच्छा, कि ये जाएगा, अच्छा हिट जाएगा ये गाना। तो अभी जैसे ये गाना रिलीज़ करने के बाद में
एक तरफ तो होता है कि खुशी वाला माहौल कि मेरा गाना जो है वो 300 मिलियन प्लस चलेगा। हाँ। और ऐसे दूसरी तरफ ये होता होगा शायद, मुझे लगता है कि एक मेंटल प्रेशर भी, क्योंकि ऑडियंस जो है आपकी सुनना चाहती है कि नेक्स्ट गाना ऐसा आए हाँ। कि जो 400 मिलियन क्रॉस करें। सो वो जो टाइम आप स्पेंड करते हैं, क्या मतलब खो जाते हैं आप फैमिली के अंदर? क्योंकि मुझे लिरिक्स बनाना है। मैं बहुत मैच्योर माइंड का आदमी हूँ और वैसे प्रेशर कुछ नहीं है। इंडस्ट्री को देखते हुए और समय को देखते हुए गाना फिर से ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो सही है। हाँ, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, कि मेरे को कोई ज़्यादा छपने का या फेमस होने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखे होंगे मैं बहुत कम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक अंदर विश्वास होता है कि हम जब करेंगे तो कर ही देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, कि अगर नीड हुई तो हम कर देंगे, क्या दिक्कत है। इंस्टाग्राम पे आना होगा तो आ जाएंगे। रील बनाने के बहुत तरीके, तो जैसे अभी मेरी टीम कहती है कि भैया आप रील बनाया करो, आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ेंगे, ये है वो है, अपने पास बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, और अपने गाने और चलेंगे। एज एन आर्टिस्ट मुझे कहते हैं, पुश करते हैं कि अपने इवेंट्स और अच्छे लेवल के आ जाएंगे, है ना। अभी जैसे इवेंट्स वगैरह हम करते हैं तो उसमें राजस्थान के या इनके मित्र मंडलों के इनके इवेंट्स आते हैं ज़्यादातर, तो हम थोड़े कम इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा। तो टीम वाले कहते हैं कि आप थोड़े वैसी रील बनाओ, क्योंकि अभी करण औजला, दिलजीत दोसांझ और वैसी चीज़ें आती है। हाँ। तो फिर सबका ऐसे मन बूस्टअप होता है कि यार हम भी ऐसा कर लें कुछ, है ना, कि हम भी अच्छे आर्टिस्ट हैं और हम भी निकल सकते हैं राजस्थान से। तो देखते हैं क्या होता है, बनाते कुछ कहते रहते हैं। लेकिन अभी जैसे आपके जो सॉन्ग्स हैं भैया, बनी एंड काजलियो, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो सबको पता है। बट ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया कि सॉन्ग बनाने के बाद स्टार्स के साथ में, को स्टार्स के साथ में, वुड यू लाइक टू शेयर सम प्लीज? बता सकते हैं यार। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे अपन इस चीज़ को, ठीक है। मतलब गानों के पीछे का दुख अगर आप बोलोगे तो शायद मैं सबसे दुखी हूँ राजस्थान के। नहीं, मुझे नहीं लगता। यस, और ये बिल्कुल सच बात है। और शायद लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़ कि मुझे जितने भी मेरे हिट गाने हैं, हर गाने पे मुझे परेशान किया गया है, उनको डिलीट कराया गया है, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी गई है। सच में? यस, उनको बैन कराया गया है इंटरनेट पे, और हम हर बार लड़े हैं, हर बार जीते हैं। और मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था कि यार मैं ये छोड़ देता हूँ, चीज़ ही छोड़ देता हूँ, है ना। चाहिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। इतना स्ट्रेस? यस, बहुत स्ट्रेस, और मेरी वजह से हो गया, समझ रहे हो। क्या था वो, मैं ये वो ऐसी चीज़ें। खैर मैंने दिल से सब चीज़ें निकाल दी है, और वापस याद करता हूँ तो दुख होता है। बाकी ठीक है, सब खुश रहे अपने जगह। अंदर तो सब जानते हैं यार, सब समझते हैं कि किस में कितना टैलेंट है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता तो जानती है ना यार, असली सपोर्टर वही है ना, कि हम कहाँ से काम करते हुए आ रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बीच में जो फेजेज आते हैं कि कोई एक आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। अगर आप केएस रिकॉर्ड को ढंग से देखोगे तो फेजेज हैं उसके अंदर। कोई एक आर्टिस्ट आया, राइज हुआ, चला गया, फिर दूसरा आर्टिस्ट आया, राइज हुआ, चला गया। तो वो क्यों चले जाते, सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? आर्टिस्टों में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी वजह से ये हो गया, मतलब सबकी। मैंने तो कोई धोखा दिया नहीं किसी को, ठीक है भाई। आज मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, आपसे पैसे ले लिए, फिर आपको कुछ धोखा दे दिया, ऐसा तो कुछ करा नहीं। हम दोनों भाई हैं, दोनों ने एक साथ कुछ चीज़ करी, बिल्कुल ठीक है। आपका जो खर्चा लगा आपको दिया, मेरा जो खर्चा लगा वो मैंने खुद ने सहन किया। बिल्कुल ठीक है। हमने एक गाना बनाया, डाला, आपकी सहमति से डाला। बिल्कुल सही है। आप सारा आपसे पूछ के करा काम अपन ने जी। उसके बाद में वो गाना हिट हो गया, तो आपको किस चीज़ का क्रेडिट चाहिए? क्या आपका नाम हटा दिया मैंने वहाँ से? मैंने तो नहीं हटाया, आपको क्रेडिट मिल ही तो रहा है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा लेबल डेवलप कर रहा हूँ आपसे बिना पूछे, तब तो आपको छुपा के आपसे कि मैंने आपसे बिना कुछ बताए आपके गाने ले लिए और अपना लेबल डेवलप कर लिया, फिर आपसे बात भी नहीं करी, मैंने तो कुछ छुपा के किया ही नहीं। आपको पहले से पता है मेरा लेबल है, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। आप आए, आपका गाना बनाया हमने, गाने अपने हिट हुए, लोगों ने अप्रिशिएट किए। उसके बाद में अगर आपको अलग से मुझसे क्या क्रेडिट चाहिए? मैंने तो किसी को कहा नहीं कि मैं, वो तो दुनिया को पता ही है ना यार, हमने मिलके बनाया दोनों ने। बिल्कुल सही है। मैंने उसका म्यूजिक किया, आपने गाया है, ये तो सबको पता ही है ना यार। उसमें क्या क्रेडिट चाहिए? आप क्या बताना चाह रहे हो इंडस्ट्री को? आपने क्या कर दिया? आपने क्या मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करी? बता दो। आपने क्या, मतलब किस चीज़ में हेल्प कर दी मेरी? अगर कोई अंदर आत्मा से पूछे उनके कि मान लेते एक जैसे काजलियो है, ठीक है, काजलियो में कौन कौन बंदे हैं?
हमारी टीम है उसकी, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन है। मैं, आकांक्षा, धनराज जी और हर्ष भाई। बिल्कुल सही है, 4 बंदे हम। बिल्कुल 4 महीने। ठीक है। काजलियो म्यूजिक प्रोडक्शन मेरा, कंपोज मेरा। बिल्कुल सही। कंपोज मेरा बोले तो जो फोक वाला पार्ट है वो नहीं, जो थाने निरख मुस्कावा, वो कंपोज मेरा है। ठीक है। ठीक है। मैंने बाकायदा मेल करा हुआ है धनराज जी को। अच्छा। उसकी ट्यून मेल करी हुई है उनको कि कहीं वो भविष्य में ये ना कहें कि ये तो मेरी वजह से हो गया था, क्योंकि मुझे पता था हम साथ काम करते हैं तो हमें फितरत तो पता होती है। सही है ना। तो वो मैंने उनको मेल करा हुआ अभी भी। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द लिखे, टैलेंटेड है यार, राइटर बहुत अच्छे हैं वो। बिल्कुल सही है, मुझे उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं। लेकिन क्या वो अच्छे राइटर तो क्या मैं अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ यार? मैंने भी बहुत मेहनत करी उस पर। अब उसमें उनको अलग से क्या क्रेडिट चाहिए, समझ रहे हो आप? तो काजलियो को भी बैन कराया गया। काजलियो को बैन ऐसे कराया गया कि IPRS के अंदर मेल डाल दिए गए कि हमको इसकी रॉयल्टीज़ नहीं आ रही, हमको पैसा नहीं मिला, ये सब। जबकि आपको पैसा दिया गया है, आपने बाकायदा एग्रीमेंट साइन करे हैं। अच्छा। फिर उसकी दुश्मनियाँ अलग टाइप से निकाली गई, हमारे दूसरी सिंगर्स को भड़काया गया, देखो तुमसे कमा रहा है, देखो तुमको कुछ नहीं दे रहा। तो अब ऐसी चीज़ें, खैर हम ना बात करें तो ठीक है। नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता कि मतलब इतना जो फेमस सॉन्ग है, हाँ, जो हर शादी में बज रहा है, उसके पीछे की कहानी ये है। हटाया भी गया उसको यूट्यूब से। अच्छा। तो उसका मोनेटाइजेशन बन रहा है 6 महीने। अच्छा, 6 महीने तक उसका मोनेटाइजेशन बन रहा है। मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी यार, मैं मुंबई बैठा रहा जाके वहाँ IPRS में। IPRS ने अनऑफिशियली मुझे कहा कि आप थोड़े दिन के लिए राइटर के नेम एक बार उस पर से हटा दो, क्योंकि उनका मेल आया हुआ है कि हमको इसकी रॉयल्टी नहीं मिल रही। हालांकि फिर हमने उसको CMS सिस्टम में दे दिया गाने को, तो अभी तो प्रॉपर रॉयल्टी सब कुछ आती है। हम तो क्या ही रोकेंगे यार, रॉयल्टी तो कोई रोक ही नहीं सकता किसी। बिल्कुल सही हो तो जानिए। और अच्छी बात है यार, उनको रॉयल्टी आती है, गाने इतने बड़े हिट है तो आनी भी चाहिए राइटर को। बट जैसे आपने अभी बताया कि आपके फेस से काफ़ी वो दुख छलक रहा था कि मैं यार रातों को क्या होता है कि कोई गाना 100 मिलियन निकल गया आपका, और फिर रात को 1 बजे मेल आता है कि और सॉन्ग इज टेकन डाउन, तो क्या दुख होता है उस बंदे को। ब्लैंक, क्या करूँगा मैं, समझ में नहीं आता। और जबकि यार मैंने तो किसी को धोखा दिया ही नहीं यार, मैं तो मेरी चेयर से नहीं उठा यार पिछले 12 साल से। आप धोखे की बात कर रहे, मैं तो मेरी चेयर से ही नहीं उठा। आप ही तो आते हो मेरे पास, राइटर्स ही तो आते हैं मेरे पास, सिंगर्स ही तो आते हैं मेरे पास। मैंने कभी किसी को कुछ धोखा दिया है, कुछ गलत बोला है और मेरी ज़बान से मैं मुकरा हूँ, बता दो। पॉइंट है ना। खैर, लेकिन ये इसमें एक चीज़ ये भी है कि वो ऐसा वक्त था आज से 5-6 साल पहले कि इंडस्ट्री राइज हो रही थी, है ना। लोगों को इस सिस्टम का भी नहीं पता था और सबको लगता था यार वो कमा जाएगा मैं रह जाऊँगा, वो कमा जाएगा मैं रह जाऊँगा, इस चीज़ का, है ना। तो उस चक्कर में भी कई फितूर आए दिमाग में, लोगों के भी आए। और आसपास भी क्या होता है कि जब कोई गाना हिट हो जाता है तो 4 लोग आपको ज्ञान देने वाले भी आ जाते, है ना। और कि यार वो तो ऐसा हो रहा, वो तो ऐसा हो रहा है, फिर तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, तुम तो क्या ये कर दिया वो कर दिया। और दिल में ऐसा होता ही है यार कि मुझे और मिलना चाहिए था कुछ, इतनी बड़ी चीज़ निकल गई, इतनी बड़ी चीज़। खैर उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा मैं, एक जनरल बात बताता हूँ। कोई राइटर का अगर कोई गाना हिट होता है और उसने उसका पेमेंट ले लिया, बिल्कुल ठीक है, वो कहता है कि मेरा ये गाना हिट हो गया तो मुझे और पेमेंट चाहिए। बट बात के अकॉर्डिंग तो आपका हो गया, तो वो तो वैसे तो हो गया था ना डील। अगर देखा जाए, अगर मैं कॉर्पोरेट होता, मैं यहाँ होता ही नहीं, मैं मुंबई बैठता, तो तुम थोड़ी आ जाते मेरे पास। बिल्कुल भी नहीं आते। तो चलो तुम बचपन से जानते हो मेरे को, इसलिए आ गए मेरे पास, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे गाने जो फ्लॉप हुए 10, उसका पेमेंट वापस कर दो। अगर हिट का एक्स्ट्रा चाहिए तो ये भी बात है। तो यार ये तो बात है ना, तो ऐसा तो होता ही। तो आपको रात को मतलब मेल आता है, ठीक है, को पता लगता है, तो टाइम फेज के अंदर आप क्या मतलब मेंटल प्रेशर क्या रहा होगा आपका, कि कैसे आपने ओवरकम करा उसको? यार भगवान ने मुझे कुछ क्वालिटीज़ दी है रौनक भाई, और वो क्वालिटी ये है कि मैं कभी घबराता नहीं। बहुत मतलब पॉइंट है। मैं पैनिक हो सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन में मैं सोचता हूँ, एक चीज़ पे बारीकी से सोचता हूँ, ठीक है, कि यहाँ क्या ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैं पहुँच जाता हूँ लगभग जड़ तक। और मैं फालतू फितूर में फंसता नहीं। जनरली क्या होता है कि लोग ऐसे फंस जाते हैं कि यार इसने ऐसा करा दिया होगा, उसने ऐसा करा दिया होगा, या हम और मतलब स्टोरीज पे स्टोरीज डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में, समझ रहे हो, कि यार उसने ये कर दिया होगा, ये गाना उसने डिलीट कराया होगा या उसने कराया होगा, तो हम और ज़्यादा फितूर पाड़ लें। ऐसा नहीं करके एकदम सिंपली फाइट करके चीज़ों को, और खैर हमने करे ही हैं वापस रिवाइव, और अब एकदम स्ट्रॉन्ग है हम, कोई दिक्कत नहीं है। सारे
फुल्ली एग्रीमेंट के साथ, एकदम स्ट्रांग है। केस रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग लेवल बिल्कुल सही है है। आज की डेट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं था ना भैया कि मेरे पे कोई काला जादू करा दिया होगा, ये वो तांत्रिक से? नहीं नहीं ऐसा मानते हो कुछ इस नहीं चीज़ को? है। नहीं नहीं ऐसा Jokes कुछ नहीं। apart. जोक्स है, जोक्स तो होने ही चाहिए। काला जादू कोई किसी पे नहीं करा सकता है। काले जादू अगर होते हैं धरती पे बात ही क्या थी? बात ही क्या थी यार, कुछ भी हो सकता था फिर तो। कुछ भी हो सकता फिर तो था। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते। अरे नहीं कट कर देंगे। भाई म्यूजिक सेक्टर तो क्या ही चीज़ है। अगर काला जादू एग्जिस्ट ही करता हाँ। तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी तो हैं देश में, सॉर्ट आउट हो जाते। सॉर्ट आउट हो जाते यार। नहीं प्रधानमंत्री पाकिस्तान में परमाणु बम क्यों डालना पड़ता है? तांत्रिक यहाँ को से पकड़ते अपने, काले जादू डालते सीधा। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि देखो ये सब चीज़ें इसलिए आ जाती है कि कोई ऐसा एक वक्त होता है कि इंसान बहुत परेशान होता है और उसके दिमाग को रीज़न चाहिए होता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ ही क्यों? ठीक है, नहीं होता जनरली है, वो कई लोगों के साथ हो रहा होता है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है यार मेरे साथ ही। मेरे साथ हो। वो सोल होती है ना अंदर की, वो सिंगल होती है अंदर। उसको लगता है सब सारे दुख मेरे पे ही हैं और क्यों हो रहा होता है, तो उसको रीज़न चाहिए होता है। तो रीज़न क्या है, आसपास में मिल जाता है उसको। डिपेंड करता है आप किससे डिस्कस कर रहे हो अपना प्रॉब्लम। अगर आपने कोई ऐसे बंदे से डिस्कस कर लिया, जैसे आपने अगर माँ से डिस्कस कर लिया आपने कि यार मम्मी मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है ये वो, तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी के पास क्या हथियार है? आपकी नज़र उतार देगी। हाँ। ठीक है, मेरे बेटे की नज़र लाएगी। ऐसे करके अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस कर लिया, भाई होश के देख जादू टोनो करा दियो आधार पे। तो डिपेंड करता है रीज़न ढूंढने में, डिपेंड करता है कि आप किससे डिस्कस कर रहे हो चीज़ें। मैं ऐसी चीज़ें मानता तो नहीं, देखो। ये सही है। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि उनके प्रति, किसी के भी प्रति, है ना, धनराज जी, कोई भी जो मेरे सिंगर्स हैं जो आज मेरे साथ काम नहीं कर रहे जी, उनके प्रति मेरे दिल में बिल्कुल तनिक इतना सा भी कोई दिक्कत नहीं है, बैर नहीं है। बड़ा न उनके प्रति कोई ईर्ष्या है, न उनके प्रति कोई गुस्सा है, सच में ही नहीं है। क्योंकि अगर होता तो मैं शायद काम ही नहीं कर पाता आगे, है ना। इसलिए मैंने दिल से बिल्कुल उनको ऐसा कर रखा है कि क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं करा। अगर वो लोग ये पॉडकास्ट देखते भी हैं, देख भी रहे हैं, या उनको कोई शेयर भी करे इस चीज़ को, वो अंदर से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। समझो बात को। मैं कोई ऐसा तो नहीं कि बाद में मिला हुआ हूँ, अनजान व्यक्ति हूँ। वो तो मुझे शुरू से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों ने तो क्रिएट करी है ना। सही बात है। हमारे गाने हिट हुए, उसके बाद में लोग आए आपके साथ में संपर्क में, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, और वो राइजिंग टाइम था। उस वक्त ऐसा लगा था सबको कि यार हम रह जाएंगे पीछे, ये निकल जाएगा, है ना। जबकि हम सब साथ लेके चल रहे थे सबको। ऐसा कोई नहीं था कि मैं उनको इग्नोर कर रहा था, या मैंने तो यार फ़ोन कर करके बुलाए, अच्छा, भैया गाना लिख दो यार, गाना लिख दो यार, है ना। आपको कॉर्पोरेट का सिस्टम क्या होता है, कॉर्पोरेट कभी भी सिंगर को कांटेक्ट नहीं करता। कॉर्पोरेट कांटेक्ट उसको करता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जिसके पास एक स्टूडियो सेटअप होता है, जो पूरा म्यूजिक वीडियो बना सकता है, या जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, समझ गए ना आप। कॉर्पोरेट उसी को कांटेक्ट करता है जो सारी सामान लेके बैठा है। सही है, वो सिस्टम से चलते हैं ना। वो एक सिस्टम है उनका, वो उसको फॉलो करते हैं ताकि एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर बन सके, रजिस्टर्ड कंपनी है और है सब है। चलो वो सिंगर को कांटेक्ट भी कर लेंगे तो सिंगर फिर इधर उधर घूमेगा, राइटर के पास जाएगा, कभी स्टूडियो पास जाएगा, ज़्यादा परेशान होएगा। इसलिए वो एक ऐसे पॉइंट पे फ़ोन करते हैं, हमेशा ऐसे पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं जहाँ से सारा काम खेला जा सके। ये भी उनकी ईर्ष्या हुई शायद, मेरे को ऐसा लगा, या उनको गुस्सा आया कि हमको डायरेक्ट क्यों नहीं करा, गाने तो हमारे हिट है। तो सिस्टम यही है सिस्टम, लेकिन वो है कि गाना बना कौन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई शायद। तो ये शायद धनराज जी के केस में भी हुई होगी कि यार हमें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे सीधे, है ना। किसी भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को तो करा जाएगा ना यार, जो प्रोडक्शन कर रहा है। हम लोग यार क्या नहीं है, अभी स्टूडियो है पूरा, इतने कैमरे सेटअप है, सारा म्यूजिक वीडियो पूरा बना देते हैं, एडिटर्स हैं, सारी टीम है, इसलिए कांटेक्ट सीधे यहीं तो करेंगे ना लोग। ऑब्वियसली लोगों को लगता नहीं यार कि ठीक है कपिल को फ़ोन करेंगे सारा हो जाएगा। अभी हमने दिलजीत को रिकॉर्ड करा, दिलजीत दोसांझ को बिल्कुल बिल्कुल करा ना। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है ना यार, कंपनियों को, लोगों को, लाइन प्रोड्यूसर्स को, सबको ट्रस्ट है ना यार कि हाँ कपिल स्टूडियो हमारा काम कर देगा। ट्रस्ट पे तो आती है सब चीज़ें यार। इतना बड़ा स्टार आ गया हमारे पास, है ना। क्यों आया? क्योंकि कैपेसिटी है ना यार। उनको लगता है ना कि यार वहाँ काम हो जाएगा हमारा। ये ट्रस्ट ही तो बिल्ड करना होता है यार बिजनेस में। तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग शायद रही है। हम बात करते हैं हम दिलजीत दोसांझ की। जो आपके यहाँ पर पधारे थे, मैंने तो वीडियो देखी थी, मैंने कहा अरे क्या बात है,
ये वही कपिल भैया हैं जिनसे मेरी व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बात होती है और उनके पास में आके रिकॉर्डिंग करी है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर मैं पॉडकास्ट आपके साथ करता हूँ और फाइनली इट इज़ हैपनिंग कि हम दोनों साथ में बैठे हैं, मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। तो भैया मतलब दिलजीत दोसांझ का आपके घर आना वो कैसे, मतलब कैसे प्लान हुआ कि कैसे आपके पास में कम्युनिकेशन हुआ? यार वो हुआ तो बहुत एकदम से था सब, है ना। और उनका कोई मूवी का गाना था, एक मूवी आई है बेबी जॉन करके, उनका गाना था कोई, और उस गाने में उनका फाइनल हुआ कि बस अब दिलजीत जी को गवाना है इस गाने में, ठीक है। और उनका टूर चल रहा था उस वक्त। हाँ जी। ठीक है, तो जयपुर पड़ रहा था बीच में टूर में। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर कपिल स्टूडियो जयपुर में तो हम हैं। तो फिर हमारे पास कॉल आया बाहर से कंपनियों से, और ठीक है हमने पूरा अरेंज किया और रिकॉर्ड करा और कर दिया, भेज दिया। बहुत अच्छा लगा यार, सब आए, उनकी टीम है पूरी और पूरा माहौल है। पूरा मुरलीपुरा के अंदर पुलिस ही पुलिस हो गई थी यार। लगभग 50-60 पुलिसकर्मी तो मेरे घर के बाहर थे। अच्छा। और हमने किसी को भनक तक नहीं होने दी कि दिलजीत दोसांझ आ रहा है। उसके बावजूद भी लगभग 1500-2000 आदमी हो गए थे बाहर गली के अंदर, है ना। और बहुत मज़ा आया। घर के बाहर तो मेला लग गया था एकदम। हाँ, पूरा माहौल हो गया था। और ही इज़ स्वीट गाय और टैलेंटेड तो है ही। देखो इतना टाइम स्पेंड करा आपके साथ। जनरली विकास रिकॉर्ड करता है स्टूडियो में, मेरे रिकॉर्डिस्ट विकास है, लेकिन उस दिन फिर मेरे को ही बैठना पड़ा। मैंने कहा नहीं भाई, आज तो मैं बैठूंगा। आज तो मैं ही रहूँगा, क्योंकि स्टूडियो के स्टाफ को भी लिमिटेड कर दिया था। अच्छा। कि सिर्फ 1 या 2 बंदे ही रहेंगे, सिक्योरिटी पर्पस से। हाँ भाई, ज़्यादा बिना मतलब में अपन भी क्यों करे यार कोई आर्टिस्ट को परेशान। नहीं, हालांकि उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा था, इतने बाउंसर लग के आए। उसका उनका भी सिस्टम है, देखो हारमोनियम साथ रखते हैं लता जी की तरह वो भी। अच्छा। हाँ, और उनके एक बंदे हैं साथ में, वो भी आते हैं जो उनको कॉफ़ी पिलाते रहते हैं। तो अच्छा लगा मेरे को वो सिस्टम कि वो अपना म्यूज़िक वाले पार्ट को भी कितना सीरियसली लेते हैं। ये प्रॉपर वो हारमोनियम पे स्वर चेक कर रहे थे कि कौन से स्वर पे है, ये कौन सा स्केल है, हर चीज़। रियाज हैंड टू हैंड रियाज कर रहे थे जी, क्योंकि उतना वक्त ही शायद इतना ही होता होगा ना यार। गाना सुना, हैंड टू हैंड गा दिया, सुना, हैंड टू हैंड गा दिया। और 1 टेक आर्टिस्ट थे। अच्छा, सिंगल टेक के अंदर ही, सिंगल टेक में पूरा गा दिया। टैलेंटेड तो है ही, देखो यार इतने ऑब्वियसली आज इस मुकाम पे है बंदा, तो टैलेंटेड तो नो डाउट है। अभी जैसे दिल्लुमिनाटी की अपने बात करी है टूर की, अभी आईफा भी हुआ है यहाँ पर जयपुर में, ही होस्ट हुआ था। तो आईफा के अंदर आई डोंट नो कि आपने देखा नहीं देखा, बट सोनू निगम ने एक पोस्ट करा था इंस्टाग्राम, जिस पे उन्होंने बताया था कि मुझे नॉमिनेट नहीं करा, तो बाकी सब सिंगर्स को नॉमिनेट कर दिया, और उन्होंने उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न बताया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो अपने पुराने सिंगर्स हैं वो ढलते जा रहे हैं? नहीं यार, इसमें तो ढलने वाला तो कुछ नहीं है ऐसा गेम। देखो नए लोग तो आएंगे ही, और पुराने सिंगर से ये ढलेंगे नहीं। अब ये आइकन्स हैं, ये स्टार बन चुके हैं, और ये तारा अपनी जगह ही रहता है, ठीक है ना। तो ये तारे हैं और ये अपनी जगह ही रहेंगे। और यार सोनू निगम जी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको इतनी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अवार्ड उन्होंने जीवन में बहुत हासिल करे हैं, सही है ना। कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप या कोई एक सीएम या इनसे उनको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, और पड़ेगा भी नहीं। हालांकि ठीक है यार, देखो आर्टिस्ट का दिल बड़ा नाजुक होता है यार, ठीक है ना। आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा अप्रिशिएट होता है यार, ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था यार, मैंने इतनी मेहनत करी थी स्टूडियो में और मेरा गाना इतना पसंद करा है लोगों ने, लेकिन ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के चक्कर में या कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में मुझे नहीं मिला। तो ऐसा दिल में दुख तो होता ही है आर्टिस्ट को भी, है तो वो भी आर्टिस्ट ही अंदर है, हालांकि है आइकन। तो ठीक है। अभी अपने यहाँ पर अगर जो यूथ है उसको अगर आगे आना है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, तो ये जनरली एक साइकोलॉजी होती है पेरेंट्स की कि ठीक है पीसीएम ले लो, पढ़ लिख लो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, म्यूज़िक लाइन में जाके क्या करोगे, कहाँ गाना गाओगे, क्या होगा। तो अगर उनकी बात करें तो कैसे उनको आप सपोर्ट करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि ये पाथ है, ये कैरियर गाइडलाइंस है कि इनको फॉलो करो, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे फेजेस देखे हैं। तो क्या ऐसी गलतियाँ, क्या ऐसा पाथ है कि वो ना करें और सीधा उनको मंजिल मिलनी थोड़ी आसान हो जाए? यार देखो, अपने बच्चे का टैलेंट माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, उस बच्चे को भी नहीं पता होता, ठीक है ना। तो माँ बाप वही मना कर रहे होते हैं जिनको पता होता है कि ये शायद ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा।
मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं या मेरे ऐसे सिंगर्स हैं जो अपने मम्मी और पापा के साथ आते हैं। अच्छा। उनके माँ बाप लेके आते हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे बेटे में टैलेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है ना, और आपके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे, तो उनसे बात करी जाए, बताया जाए उन्हें कि यार मम्मी ये मेरे में चीज़ है। और अब तो यार वो चीज़ भी नहीं है, अब तो प्रूव करना ही बहुत आसान है। आपके फ़ोन है यार हाथ में, एक गिटार लो, चालू कर दो यार, इंस्टाग्राम पे डालो अपने, आपको खुद को पता लग जाएगा। आर्टिस्ट को खुद के प्रति बड़ा सच्चा होना चाहिए। जिद एक होता है, जिद एक अलग चीज़ है, सच्चाई एक अलग चीज़ है कि मुझे तो ये काम करना ही है, तो फिर उसके लिए तैयारी करो। जैसे मान लेते कोई नया सिंगर है और उसके स्वर ही नहीं लग रहे, लेकिन वो जिद पकड़े बैठा है कि मैं तो बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, और वो कुछ भी गाता है तो लोग उठ के चले जाते हैं। तो पहले खुद में फाइंड आउट करो कि मेरे में क्या कमी है, सीखो, उसको कमी को सॉर्ट आउट करो, फिर हो सकता है कुछ हो जाए आपका। अगर आप उस बेसुरे स्वरों के साथ ही आप जिद पकड़े रखे हो कि साहब मेरे को तो बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो कैसे होगा काम? नहीं हो पाएगा ना। फिर माँ बाप भी ये कहेंगे ना, यार काम लाग ना तू, तुमसे ना हो पाएगा, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत केसेस है मेरे पास, तो मैंने हज़ारों लोगों को रिकॉर्ड कराया ऐसे स्टूडियो। अच्छा। है ना, एक से एक केस है, बड़े ऐसे केसेस भी आए कि मम्मी पापा से लड़के आ गया कि मैं तो अब करके दिखाऊंगा कुछ, बड़ा उनको यार काउंसलिंग करके भेजनी पड़ी है मेरे को। बहुत ऐसे लोग हैं। कई बार ऐसी लड़कियां आ जाती है ऐसे, कई बार मॉडल, मेरे को मॉडल बनना है, तो बेटा तू मॉडल बनने लायक नहीं है, अभी रहने दे, अभी छोटी है ना। तो बड़ा काउंसलिंग करके समझा के भेजना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार कपिल जंगल में तो घमंड है, ये है वो है, मिला ही नहीं मुझे से। तो जो भी आ जाता है यहाँ तक उसको पूरा समझा के तरीके से सेटल करना पड़ता है। लोग होते हैं यार, देखो सबको लगता है यार हम कर लेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई भी XYZ पर्सन है, उसको लगता है कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है, तो क्या सिंगर कोई भी बन सकता है? क्योंकि आजकल अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तरह तरह के जो कार्टून्स हैं एक तरह से, है ना, वो गाना गा रहे हैं और ठीक है, ट्रोल हो रहे भले ही, लेकिन वो चल रहे हैं। मतलब सबका जो मोटिवेशन है वो यही है कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। तो कोई भी सिंगर बन सकता है? नहीं, कोई भी सिंगर तो नहीं बन सकता। आपको अपना आइडल तो सेट करना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसका एक आइडल होता है कि मेरे को किसके तरह का बनना है। क्योंकि अभी तो काफ़ी हर तरीके में, हर जॉनर में आर्टिस्ट सेट हो चुके हैं ऊपर। चाहे तो हिप हॉप देख लो, चाहे तो बॉलीवुड जॉनर देख लो, कोई भी देख लो, इसमें एक बड़ा आइकन सेट हो चुका होगा। तो पहले तो खुद सेलेक्ट करो खुद को कि यार मुझे सोनू निगम जैसा काम करना है, या मुझे बादशाह जैसा काम करना है, हनी सिंह जैसा काम करना है। फिर खुद से कंपेयर करो कि क्या मैं उसके कितने पॉइंट तक पहुंच पा रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप अगर ऐसे ही चालू हो जाओगे बिना टैलेंट को टेस्ट करें अपने कि साहब मैं तो गा रहा हूँ, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ और लीजिए चालू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। खुद का पहले आइडल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग उस लाइन पे चलो, उस पर काम करो। पहले जनता आपको पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि लोग बहुत सारे, जनता के पास बहुत लोगों का हुजूम है। आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, तो सबसे पहले अपना जॉनर चूज़ करो कि मेरे को गाना गाना है, गाने में भी मेरे को गज़ल गानी है, क्लासिकल गाना है, हिप हॉप करना है, क्या करना है। फिर उस पर काम करो, वैसे लोगों को ढूंढो, वैसी टीम बनाओ, उन जैसे लोगों में रहो, वैसा अपना अटायर बनाओ, पूरा लुक बनाओ, वैसा ढाल दो, मतलब ढाल। हाँ, प्रॉपर आप सोचो समझो। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक साइंस ही तो है। वो क्या कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हो वो समझ लो कि आप हो। ठीक है, अब मैंने समझ लिया कि मैं AR रहमान जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो खाली घर पे बैठे बैठे तो मैं समझूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, यार मैं तो झूठ समझ रहा हूँ। तो मैं मेरा आसपास का माहौल बनाने लग जाऊँगा वैसा। समझ रहे हो? मैं वैसी चीज़ें खरीदने लग जाऊँगा, मैं वैसे लोगों में बैठने लग जाऊँगा, मेरा हाव भाव वैसे हो जाएंगे। तो एक साइंस ही तो है यूनिवर्स की। अपने आप आपके चारों तरफ वैसे लोग होने लग जाएंगे, क्योंकि आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। आप वैसे ही लोगों से बातचीत करना चालू कर दोगे। आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे जो आपको उस रास्ते जाने से रोक रही है। आप अपने आप ही उनको दूर कर दोगे, हाँ, नेगलेक्ट कर दोगे। तो वही है मैनिफेस्टेशन। आप भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में? मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच चीज़ है, होता ही है। अपनी ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। आपके सपने भी होने चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने की ताकत आप में है कि नहीं, ये भी तो आपको पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान बनाओ अपने। ये आपने बताया कि आप चार्ज करते हो, तो ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है? कि मतलब एक सिंगर आया, अप्रोच करा, फिर उसके बाद में क्या क्या होता है? मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने एक लेबल बनाया। सबसे पहले मेरा स्टूडियो था। ये जो टर्म्स है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे लेबल का मतलब क्या हुआ? लेबल का मतलब ये हो गया कि जो कई सारे आर्टिस्टों के गाने रिलीज करता है बना के, अच्छा, हो गया म्यूजिक लेबल। लेबल करना मतलब आर्टिस्ट को ब्रांडिंग देना
ठीक है। म्यूजिक लेबल, आपके म्यूजिक को हमने लेबल दे दिया, केएस रिकॉर्ड। केएस रिकॉर्ड। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं एक तो, ठीक है, एक होते हैं लेबल्ड आर्टिस्ट, जिनके गाने मान लो टी सीरीज है, टिप्स है, ये सब म्यूजिक लेबल्स हैं। ओके। इन पे कोई गाना डालता है तो वो लेबल्स के थ्रू रिलीज्ड गाना है, ठीक है। वैसे ही मैंने केएस रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, कोई बड़ा विजन करके नहीं बनाया। स्टूडियो में गाने बनाते थे हम लोग, उनमें कवर सॉन्ग भी होते थे, उनमें ओरिजिनल सॉन्ग्स भी होते थे। अब उनको रिलीज़ करने के लिए कोई रास्ता होता नहीं था, ठीक है। यूट्यूब चैनल बन ही गया था उस वक्त, तो ठीक है, हमने प्लान कर लिया यार हम एक छोटा लेबल चालू करते हैं, उस पर हमारे गाने डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम गाने डालते थे, ऐसे करके ही तो स्टार्ट हुई थी ये जर्नी। हाँ जी। धीरे धीरे आ गया, ऐसे ही करके अच्छा हिट होने लग गए धीरे धीरे। फिर ये बड़ा बन गया, फिर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। सारा ऑर्गेनिक है। देखो आज अगर मेरा चैनल अगर हरियाणा या पंजाब में होता तो इसके कोई 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते थे, क्योंकि वो लोग बहुत प्रमोशन पे पैसा डालते। हम लोग नहीं डालते, हम लोग फेक प्रमोशन नहीं करते। करते भी तो कोई आर्टिस्ट कह देता है कि नहीं साहब इसको तो 1 मिलियन तो पहुंचा दो, अच्छा, तो हम पहुंचवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार नहीं जाता यार ऑर्गेनिक भी। अब हर कोई मेरे नाम पे नहीं देखता, मेरे नाम पे जितने देखने लोग देख लेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 मेरे जो फैंस हैं वो देख लेंगे, लेकिन अगर उसको वो आर्टिस्ट नहीं जमा उन लोगों को तो वो आगे पुश नहीं करेगा। सीधी बात है, क्योंकि मैं तो नहीं आ रहा उस पर। हाँ, जनरली मैं जिसमें गाने में होता हूँ वो लोग देख लेते हैं, चाहे वो गाना अच्छा भी नहीं है लेकिन मैं दिख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग देख लेते हैं, मेरे को देखने चक्कर में देख लेते हैं। बट अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन कि हाँ, तो हमने पहले स्टूडियो बनाया था, ठीक है। स्टूडियो में गाने बनाते थे, ऐसे करके इनको रिलीज़ करने के लिए एक लेबल बना लिया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पास आर्टिस्ट आने लगे क्योंकि लेबल ग्रो हो गया, बड़ा बन गया। तो यहाँ के जो अपने राजस्थान के जो आर्टिस्ट थे उनको ऐसा लगा कि यार हम लोगों को आगे आने का एक रास्ता मिल गया, तो स्टूडियो आ जाते थे, यहीं गाना रिकॉर्ड हो जाता था उनका, यहीं हम वीडियो बना देते थे उनका, या बाहर बना देते जैसे भी, और उसका एक चार्ज लेते हम आर्टिस्ट से जो सिंगर आ रहा है। ऑब्वियसली उसका तो कोई नाम ही नहीं है ना यार, वो तो उस पे पैसा हम कैसे लगाएंगे। हाँ, उसके ऊपर आप रिस्क ले रहे हैं एक तरह से। हम क्यों रिस्क लेंगे, हम तो आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर स्टूडियो दे दिया, आपको एक प्रॉपर टीम दे दी, वीडियो एडिटिंग की, वीडियो शूटिंग की, और आपको एक लेबल चैनल दे दिया अच्छा ग्रोन, जिसमें ऑडियंस है, उसमें डाल दिया। अगर उसमें आप चल गए फिर हम आप पे हो सकता है खिल जाए आगे, ठीक है, हम आप पे पैसा लगा देंगे। यही सिस्टम मुंबई में, वहाँ पे थोड़ा और जटिल है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। आप मुंबई गए? हाँ, मैं 2017 में मेरा स्टूडियो में क्लोज़ करके आया हूँ यहाँ पे, वहाँ मुंबई में क्लोज़ कर। हाँ, 2016 के अंदर मैं मुंबई चला गया था, वहाँ पे अंधेरी वीरा देसाई में मैंने फ्लैट ले लिया था। अच्छा। और एक पार्टनर थे मेरे साथ, पार्टनर बोले तो फ्लैट पार्टनर। उस वक्त मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे, है ना, और उनके पास भी शायद नहीं थे, लेकिन उनको मूवी बनानी थी कुछ, तो वो बोले कि यार हमने मूवी का पैसा आएगा, तो हमने क्या किया, मैंने उनके भरोसे बड़ा फ्लैट ले लिया। अच्छा। जिसका किराया बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हमने वहाँ पे एक रूम में मैंने अपना सेटअप भी लगाया था, सब काम किया था। उस वक्त गाना भी बनाया था मैंने एक, ये मन करके, जी म्यूज़िक से रिलीज है वो गाना, तो उस दौरान की बात है वो। फिर वो पार्टनर चले नहीं ज़्यादा अच्छा लंबे, और मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो गए, तो हम सर्वाइव कर नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि मैं रह नहीं पाया। यहाँ पे मेरा काम चलता था स्टूडियो में, मेरे को अर्निंग यहीं से थी, तो मैं बार बार यहाँ भागता था। तो ऐसे करके 9-10 महीने वहाँ पे चलाया हमने। फिर इसी बीच पियाओ हिट हो गया था हमारा गाना, तो जब वो एक निकल गई ना किरण, तो फिर मैंने कहा अब इसका पीछे करूँगा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को समझ में तो आ गया था कि बाज़ार तो सारा इंटरनेट ही है ना, मुंबई का हो चाहे जयपुर का, जाना तो इंटरनेट पे है। तो कैसे भी जाना तो अपन वहीं से कर लेंगे, अपने को दिक्कत नहीं है। मेरे लगभग 100-150 गाने ओरिजिनल कंपोज पड़े हैं, जिनमें कईयों में तो धनराज जी के लिरिक्स हैं। अब वो डेड है एक तरह से, उन पर नए लिरिक्स लिखूंगा या देखूँ कोई सॉर्टेड होता है तो। हाँ, सही है, हो जाएगा सॉर्टेड। तो कई पिक्चरों में दिए पड़े गाने जो मूवीज़ के लिए सिलेक्टेड है, लेकिन ये इंटरनेट का फ्लो इतना ज़्यादा है अभी, चीज़ें इतनी जल्दी बदलती है कि वो भी पड़ी है, मूवीज़ भी पड़ी है, बंद ही है एक तरह से। तो अभी जैसे आप मुंबई रह के आए हैं, आपको तो मुंबई के पीछे की सारी कहानी पता होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम स्पेंड करा वहाँ पर। हाँ, एक जनरल सिस्टम तो पता है वहाँ का। तो अभी जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा जाके, है पॉसिबल? यार वहाँ जाके रह के स्ट्रगल करना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है। आपको अगर स्टार बनना है और अपना अलग से नाम चमकाना ना, आप अपने घर से चमकाओ पहले, आप अपने एरिया की हीरो बनो पहले, उसके बाद में जाओगे तो ज़्यादा इजी है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना लंबी, कि आप अलग से पहचाने नहीं जाओगे। आपसे बेहतर बैठे हैं वहाँ, चाहे तो एक्टर में देख लो, चाहे तो सिंगर में देख लो, मतलब आपसे बेहतर लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा,
तो या फिर आपके चैनल्स हों। अच्छा, चैनल्स अगर किसी के पास होंगे तो वो ज़्यादा इजी है। ऐसे आँख पे पट्टी बांध के चला जाना वो गलत है। कि मुंबई में जाके स्ट्रगल करूँगा और स्टार बनूंगा। पता ही नहीं लगता यार, 1 साल तक तो यही पता नहीं लगता कि कहाँ जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है ना, क्योंकि इतने प्रोड्यूसर्स के ऑफिस हैं और लोग आपको एंट्री नहीं देते। अपना ड्रीम क्या है जाते ही, अपना ड्रीम तो सीधा ही है ना कि यार शाहरुख के साथ मूवी है। सही है, हर कोई तो यही सोच के जाता है। अपना ड्रीम अपन टॉप सोचते हैं, लेकिन वहाँ जब अपन जाके पहुँचते हैं ना तो अपन बहुत ज़्यादा रैट रेस में है, उस जगह पे बहुत रैट रेस में। यहाँ से शाहरुख दिख रहा है अलग, वहाँ पे आप देखोगे तो दुनिया ही अलग है पूरी। वहाँ पर जाके क्लैरिटी पता लगती है, क्लैरिटी पता लगती है और आपसे बेहतर बैठे हैं यार, बहुत ज़्यादा बैठे हैं। या फिर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रेटजाइज करने में, प्लानिंग्स बनाने में, है ना, और आपका क्राफ्ट बहुत मजबूत हो, चाहे तो एक्टिंग देख लो, चाहे तो सिंगिंग देख लो, म्यूज़िक डायरेक्टर देख लो, आपके क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि या मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप स्ट्रांगली जाके लेबल्स में, इनमें सब में मेल कर सकते हो कि साहब मैं ये गाना दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, लेना है। वो तो फिर आप में आर्टिस्टिक पावर होनी चाहिए, और उसके लिए बम्बई जाने की क्या ज़रूरत है। ईमेल एड्रेस कॉर्पोरेट सबके पड़े, है ना। और आजकल तो अगर म्यूज़िक के मामले में बताऊँ मैं, IPRS इतने बढ़िया बढ़िया वर्कशॉप्स करता है अलग अलग सिटीज़ में। IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आर्टिस्ट्स की रॉयल्टी कलेक्ट करती है फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। ओके, ठीक है, उनसे जो भी गाना कमा रहा है उसमें एक फिक्स परसेंटेज होता है जो राइटर को जाता है, एक फिक्स परसेंटेज होता है जो कंपोजर को जाता है, एक फिक्स परसेंटेज पब्लिशर को जाता है। ठीक है, तो वो सोसाइटीज़ पूरी दुनिया से कलेक्ट करती है और आपको देती है। तो एमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए वो वर्कशॉप भी करवाते हैं, जयपुर में भी होती है, मुंबई में भी होती है, गुड़गांव दिल्ली में भी हुई है, अभी गोवा में भी हुई है, अभी मेरे पास मेल आते रहते हैं उनके। ठीक है, तो ऐसी जगहों से शुरू करो। मुंबई जाओगे ना, मुंबई जाना सबसे पहले वहाँ किराया लो, ठीक है, वहाँ पे रहने की खाने की स्ट्रगल सबसे, आपका कलाकारी तो धुल जाती है यार, 6 महीने में धुल जाएगी। या तो आप बहुत स्ट्रांग हो, हॉस्टल में रहे हुए हो माँ बाप से दूर, तब तो बात, हाँ, रगनेस है आपके अंदर, तब तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो यार, तो फिर तो देखो बहुत दिक्कत है ऐसे। या फिर आप जाओ वहाँ पे एडमिशन लो सीधा किसी स्कूल में, चाहे तो एक्टिंग स्कूल में, चाहे तो म्यूज़िक स्कूल में। आप वो पर्पज़ के साथ जाओ कि मेरे को सीखना है मुंबई से, ठीक है, वो पर्पज़ ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। तो अगर कोई नया बंदा जाना चाहता है ना, तो आप जाओ म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करो वहाँ जाके, तो आपका एक रूटीन बनेगा, बिल्कुल सही है, आपका धीरे धीरे एक सर्किल बनना चालू होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होएगा। और फिर आप में अगर है, लग रहा है कि भाई इसमें स्किल है, इसमें टैलेंट है, तो जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और हैं, वही आपको रास्ता बता देंगे आगे खूब। ऐसे जाके ब्लाइंडली रहना तो गलत है, मतलब चला गया और 4 दोस्तों के कहने पे चला गया कि आ जा, हम करा देंगे तेरा कुछ, अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। वो तो लूट लेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे कौन फेक है कौन रियल है ये तो पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है मुंबई में। तो अभी जैसे आपने बहुत सारे टर्म्स यूज़ करे, म्यूज़िक कंपोजर, लेबल, मिक्स मास्टर, मैंने आपके क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था। हाँ, तो इन सब जो मतलब ये जो वर्ड्स हैं, इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? म्यूज़िक कंपोजर वो होता है जो म्यूज़िक की ट्यून बनाता है। ठीक है, म्यूज़िक की ट्यून, म्यूज़िक चाहे तो गाना नहीं, म्यूज़िक की ट्यून, मतलब कोई भी जो पार्ट सुन रहे हो आप साउंड का, ठीक है, उसकी ट्यून बनाता है। चाहे तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो सकता है, चाहे तो वो गाने में आई हुई ट्यून होती है बीच में जी, वो भी ट्यून है, वो भी कंपोज होती है। उसकी धुन, शब्दों के ऊपर जो धुन होती है वो कंपोजर होता है। ओके। म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? जो उसका ट्यून भी बनाता है, जो ये डिसाइड करता है कि इसको कौन गाएगा। अच्छा, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि इसका साउंड कैसा होना चाहिए, ये कौन से जॉनर में जाना चाहिए, इसका इक्वलाइजर सेटअप कैसा होना चाहिए, कौन से जॉनर का होना चाहिए इक्वलाइजर, इसका मास्टरिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनली ये डिसाइड करता है कि हाँ ये पीस ऑफ म्यूज़िक वैसा है जैसा हमें चाहिए, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है। ओके, म्यूज़िक कंपोजर अलग है, अलग हो गया। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। म्यूज़िक प्रोड्यूसर कौन है? म्यूज़िक प्रोड्यूसर वो है जो कंप्यूटर से या साउंड प्रोड्यूस करता है, कंप्यूटर के अंदर गाना प्रोग्राम करता है। अच्छा, कि उसमें थोड़े सी ढोलक सैंपल कर ली, उसके अंदर सारंगी सैंपल कर दी, उसके अंदर स्ट्रिंग सेक्शन सैंपल वो रिकॉर्ड कर दिया कीबोर्ड से, इनसे मिडी से, ठीक है, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है।
ओके। मिक्स मास्टर इंजीनियर कौन है? मिक्स मास्टर इंजीनियर वो है जो पूरा गाना बन गया, जिसमें सिंगर की वोकल्स भी हैं, कोरस के सेक्शंस भी हैं, स्ट्रिंग सेक्शंस भी है, ढोलक तबला भी है, पूरा ड्रम सेट भी है, सारा कुछ है। उसको सबको एक स्ट्रीमलाइन में ला के मिक्स करना और फाइनल आउटपुट निकालना, वो है मिक्स मास्टर इंजीनियर। ठीक है। और मेरे केस में ये सारे मैं हूँ, क्योंकि राजस्थान में मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने सब सीखा, हर चीज़ पे मैंने सीखा। अच्छा। है ना। मिक्स मास्टर की भी मैंने बहुत से यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे, खूब देखे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा मिक्स मास्टर कर लेता हूँ, क्योंकि जनता बता देती है अपने को, है ना। तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट है। म्यूज़िक प्रोडक्शन धीरे धीरे खुद ने सीखा, और ऐसे सीखा, बॉलीवुड के गाने होते थे जी, उनको रख लेता था ऊपर, मतलब ट्रैक में, टाइमलाइन पे। अच्छा। और नीचे वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करता था। ये बात बता रहा हूँ आपको 2009 के आसपास की, पढ़ते पढ़ते। हाँ, जब मैं न्यूएंडो पे काम करता था। अच्छा। है ना, कि कोई भी गाना आ गया, मैंने सबसे पहले ट्रैक बनाया था तेरे लिए हम हैं जिए, उसका ट्रैक बनाया। अच्छा, तो उसमें फाइंड आउट करें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पीछे बज रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो, आपके गानों को ये पता होना चाहिए कितनी स्ट्रिंग्स बज रही है, फ्लूट कहाँ बज रही है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये ढोलक है, ये ताली है, ये हाई हैट है, ये घुंघरू है। आपको अलग अलग चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर तो आप अरेंज करोगे, रखोगे। तो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। हाँ है ना, कि एक म्यूज़िक के पीछे इतना सब कुछ होता है। यस। यहाँ तो जैसे राजस्थान में तो क्या था, जब मैंने शुरू किया था, जो डिजिटल प्रोग्रामिंग से करते थे लोग काम, है ना, कुछ एक लोग ही थे, 3-4 लोग थे, और अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। तो वो क्या, एक फिक्स बीट थी उनकी, डीजे वाली बीट, वो उसी बीट का टेम्पो कम ज़्यादा कर लेते थे और उसी पे गाना बना देते थे। फिक्स कॉर्ड थे, कॉर्ड भी नहीं लगाते थे। अच्छा। फिक्स कॉर्ड, वो एक बीट, बढ़िया सी कटिंग, टिक 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 टिक, उसी पे चल रहा था। और उन्होंने हज़ारों गाने छापे भाई, हज़ारों गाने। उनको कोई कहते है कि भाई तू जरा ये भजन ऐसा बना के बताना जरा क्लासिकल, वो खुद ही कहते थे भैया यार नहीं होता था। यही आता मुझे। हाँ, फिक्स टेम्पलेट्स बना रखे थे, तो उस दौरान ऐसा चल रहा था। अब तो नए लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कई तो, क्योंकि अब लोगों को उसकी समझ आने लग गई। VSTs क्या होते हैं, मिडी कैसे वर्क करता है, मिडी में भी कितनी टाइप की चीज़ें होती है, टच पैड होते हैं, पिच बैंड होते हैं, टच रेस्पॉन्स होता है, मिडी में भी बहुत सारी चीज़ें। पहले तो खाली आपको मिडी बताता हूँ क्या होता है। प्लीज़, वो पूछना रहता है। मिडी होता है एक कीबोर्ड, ये जैसे ही कीबोर्ड है, ठीक है। इसके थ्रू हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर लेते हैं। ठीक तो है। ये मिडी कीबोर्ड है। ठीक है। ये सिंपल कीबोर्ड। ये वाला कीबोर्ड तो मैंने लिया था कंपोजिशंस वगैरह के लिए, कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, एक तो इवेंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें रिदम वगैरह सब मैं डाल सकता हूँ, सैम्पल्स वगैरह, तो और इसमें माइक वाइक लग जाते हैं, तो उस हिसाब से लिया था। ये कीबोर्ड मैंने लिया था कि मेरे पास है ना सीरियल्स के बैकग्राउंड आते थे पहले। अच्छा। 2015-16 के आसपास मैं बहुत करता था बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो मेरे को फास्ट काम करना था, तो फिर मैंने ये कीबोर्ड लिया। VST से उससे करता था ना मैं, मतलब कंप्यूटराइज्ड म्यूज़िक बनाता था ना, तो कंप्यूटर लैग करता था। अच्छा। हैंग करता था, क्योंकि मैं हैवी बनाता था पूरा साउंड। तो फिर किसी ने बताया, बोला आप है ना प्रोडक्शन सिंथ ले लो। तो फिर मैंने ये लिया और उससे मैंने कई एपिसोड बनाए उनके, बहुत एपिसोड बनाए मैंने, दूरदर्शन के, अच्छा, स्टार प्लस के, पता नहीं किस किस के एपिसोड्स, खूब करा है काम। तो वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेज में कपिल स्टूडियो लिखा रहता था। अच्छा। बड़े बड़े अचीवमेंट आपके पास में। मैंने इतने तो सीरियल्स की डबिंग करी है यहाँ पे। आपने हाँ, मैंने खुद ने डबिंग करी है। अच्छा। मतलब मेरी आवाज़ नहीं, आर्टिस्टों को। हाँ, आर्टिस्ट को, मतलब अपने। हाँ, मैंने खुद ने डब करा है, बहुत सारे आर्टिस्टों को डब किया है मैंने। एक्चुअल में क्या था कि मेरी जर्नी स्टार्ट जल्दी हो गई थी, है ना, मैं 14-15 साल का ही करने लग गया था काम। अच्छा, इतने जल्दी? हाँ, हम तो डोरेमोन देखा करते थे। हाँ, और अभी मेरी उम्र है 35 के आसपास हुआ हूँ मैं, मतलब अभी 36 का हो जाऊँगा मैं 2025 के लास्ट में। अच्छा। ठीक है ना, तो इतना बड़ा भी नहीं हूँ, और स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था, इसलिए करियर लंबा हो गया और अचीवमेंट बहुत सारे हो गए। हाँ, नहीं, लोग स्टार्ट ही करते हैं 25-30 साल के, तो इसलिए उतना होता नहीं है। वही है ना कि आपको जल्दी पता लग गया कि मुझे करना क्या है। अब यार ये पता नहीं लगा था। देखो, मैं फालतू झूठ नहीं बोलूँगा किसी चीज़ का कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, या हो सकता है मैं टैलेंटेड तो हूँ, देखो। लेकिन
जो मुझे करना था ना, जिसमें मज़ा आ रहा था ना, मैं वो कर रहा था। और मेरी फैमिली ने भी मेरे को फालतू इधर उधर पुश नहीं किया, क्योंकि शायद कह रहा हूँ ना, माँ बाप को पता होता है अपने बच्चे का टैलेंट, तो उनको पता था कि यार इसी में बेस्ट है तो इसी में करो, और वो कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे, करते रहोगे जब तक जिंदा रहेंगे यही करेंगे। ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस आपको ऐसे ही प्यार देती रहेगी। इवन मैंने भी अभी जस्ट मेरी मैरिज हुई है, तो ये गाने तो ऑब्वियसली बजते ही बजते हैं कि ये वाला गाना लगाइए। मैंने कहा कि ये जो गाना चल रहा है ना, अब इनके साथ मेरा पॉडकास्ट है। वाह सही है। एक तो एक जैसे काम ना करें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी होना ज़रूरी है, थोड़ा सा वक्त को देख के बदलाव भी ज़रूरी है ना। कि यार चल गया बन्नी चल गया, हमारा गाना चल गया, काजलियो चल गया यार, हो गया घूमर बीट पे डांस। 5 साल हो गए काजलियो को, बन्नी को आए हुए, लोग अभी भी वैसे ही गाने कंटिन्यू बना रहे हैं, और वो नहीं चल रहे, कॉपी कर रहे हैं ना वो। नया जॉनर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ना। मैंने कोशिश करी, हालांकि फेल भी होते हैं देखो कोशिशों में हम, है ना, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ अलग टाइप की चीज़ लेके आऊँ, है ना, कुछ यूनिक ले आऊँ, तो या तो वो बिल्कुल फेल होता है या फिर बड़ी चीज़ होती है, दोनों में से एक होता है। तो थोड़ा सा क्रांतिकारी तो होना ही चाहिए यार आर्टिस्ट को, थोड़ी सी ये हो कि यार नहीं मैं ये करूँगा, है ना, सोच समझ के करो यार, बढ़िया होता क्यों नहीं है, हिट सभी होंगे, है ना। थोड़ा सा ऑडियंस को पहचानने की ज़रूरत है। लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि राजस्थान की ऑडियंस ऐसे ही गाने सुनती है। यार ये वही ऑडियंस है जो बॉलीवुड सुनती है, जो हनुमान काइंड सुनती है, जो बोहेमिया को सुनती है, जो एड शीरन को सुनती है। सही बात है। ये वही ऑडियंस है। आप इसको यार घटिया गाने दोगे जिनका म्यूज़िक प्रोडक्शन ढंग का नहीं है, जिनका मिक्स मास्टर ढंग का नहीं है, सिंगर्स अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, खाली आप लैंग्वेज के नाम पे बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, और शादियों गाने बना रहे हो। हर कोई आ रहा है शादियों गाने बना रहे, हर कोई आ रहा है शादियों गाने बना रहे। क्यों बना रहे हो यार शादियों गाने इतने? कौन बजाएगा इतने गाने? और शादियों में तो वही बज रहे हैं जो बजाने। सही होता है। आज भी वो गाना बजता है, घर में पधारो गजानन जी। वो क्या शानदार बजता है यार। उसके पीछे की साइंस तो देखो कि लोग वो क्यों बजा रहे हैं, तुम्हारा वाला क्यों नहीं बजा रहे गजानन जी? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली प्रोड्यूस्ड है। उसकी साउंड देखो कितनी शानदार है, उस पर जो बजा हुआ है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसका, जो उस वक्त रिकॉर्ड करा था उन्होंने, वो कितना स्ट्रांग है यार। वैसी चीज़ बनाओ, तुम अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपने आप हिट होएगी चीज़। अब तुम खाली गाना बनाने के लिए गाना बना रहे हो, यार हमको भी डालना है भाई, मारताऊ जी को छोड़ो लेबल खोल लो, मैं भी खोल सकूँ। देखा देखी मैं थोड़ी इतना टैलेंट, मार में भी इतना टैलेंट है, मैं बता सकूँ, मैं कर सकूँ, मैं भी हिट हो सकूँ। बन्नी कोई गाना मैं बना सकूँ गाना। यार उसके पीछे की साइंस देखो, बन्नी क्यों पसंद आ रहा है लोगों को। वो इसलिए थोड़ी पसंद आया कि कपिल जांगिड़ ने गा दिया या कोमल अमरावत ने गा दिया या उसमें ये बज गया या ये नहीं। वो पीस जो है ना साउंड का, वो जो 3 मिनट का जो साउंड आप सुन रहे हो, वो आपको एंटरटेन कर रहा है। उसमें आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा, क्योंकि उसका किक एकदम प्रॉपर आता है, उसकी ट्यून एकदम प्रॉपर बजती है, और जब शब्द आते हैं तो आपका दिमाग जाता है उधर। आप उसकी टेक्निकलिटी में जाओ थोड़ा सा, है ना। हर कुछ बना रहे हैं लोग, हर कुछ ही, और हर चौथा आदमी शादी का रही। अच्छी बात है यार, बन्ना बनी के गाने बनाओ, पर हर गाना बन्ना बनी पे बनाओगे तो कैसे सुनेंगे? बन्ना बनी कितने सुन लेंगे लोग यार। सही बात है। ऑडियंस का भी कोई एक वो होता है ना, सुनने के लिए लास्ट तो होता है ना यार। अच्छा, सर्चिंग में भी नहीं आएंगे फिर, क्योंकि बन्नी के नाम पे आप गाने बनाओगे, कोई बन्नी सर्च करेगा तो सबसे पहले तो वही गाना आएगा जो सबसे हिट है। तो थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है। लोगों ने क्या करा, काजलियो बनाया हमने, उस वक्त कोई काजलियो नहीं था पहले, ठीक है, कोई बहुत पुराना किसी कंपनी का होगा तो होगा, कोई पड़ा होगा। 1960 में था ना भैया? अभी 2019 में डाला था हमने, 18 में हमने जो डाला था। हाँ, आपने जो डाला था उससे पहले तो पुराने वर्जन होंगे, कोई बहुत पुराने वर्जन था, ओल्ड साउंड्स के साथ। लता मंगेशकर जी ने गाया है वो भी था, प्लस एक सीमा जी का भी था। हाँ, सीमा जी ने गाया, इनके भी हैं। तो उससे पहले कोई नहीं था, फिर सब काजलियो आया। अब भाई लोग काजलियो 2, काजलियो रिटर्न, काजलियो अगेन, काजलियो कमबैक 2.0। इतनी समझ तो होनी चाहिए ना यार लोगों को, कि लोग नहीं सुनेंगे। जो काजलियो सर्च कर रहा है वो वही काजलियो के लिए सर्च कर रहा है, तो वही सुनेगा। तो आपके क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो इंटरनेट पे? आप गाना ही बना रहे हो,
कुछ और अच्छा नाम रख लो। सही बात है ना? पॉइंट है। काजली बनाओगे क्या दोबारा? नहीं चलेगा। आज उधर वो गाना हिट हुआ था 52 गज का दामन, जी है ना? तो किसी ने गाना बना दिया 63 गज का दामन। अरे यार क्या है यार ये? क्या मैं थोड़ा सा लिरिक्स इधर उधर करूँ क्या होता, मैं भी हिट हो जाऊँ। तो थोड़ा सा टाइटल्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो ऐसे ही बहुत तगड़ा कर रहे हैं तो जो गाने बना रहे हैं यार टाइटल पे ध्यान देने की इतनी ज़रूरत है कि अभी यूट्यूब पे कौन है? यूट्यूब पे ज़्यादा है अंडर 17 किड्स। हाँ और अंडर 17 किड्स है ना, बहुत शार्प है। उनको चाहिए एकदम प्रॉपर साउंड और मज़ा चाहिए उनको। उनको साउंड से भी कोई मतलब नहीं है ज़्यादातर, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए प्रॉपर, हर चीज़ एकदम तरीके से। या तो फिर कुछ ऐसा बनाओ जो उनको कैटर कर सके जब वायरल होगी चीज़। नहीं तो एक फिक्स ऑडियंस है, समझो बात को, एक फिक्स ऑडियंस है 2-3 मिलियन, उतना चला जाएगा गाना ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़िया हिट हो गया तो। हाँ लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200, 250 मिलियन निकालना है गाना, तो आपको गाना ऐसा बनाना पड़ेगा जो थ्रू आउट द इंडिया चले, जिसको हर एज सुनता हो, एज ग्रुप सुनता हो। उसके लिए वर्क करना ज़रूरी है। उसमें आप लिरिक्स भी देख सकते हो। जैसे पहले के टाइम पे कहते थे कि हिट का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये गलत हो चुका है। हिट के फार्मूले हैं। आप देखो, अब आपके पास पूरा एनालिटिक्स पड़ा है यूट्यूब का। सही है, प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। पूरी रिसर्च है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग कैसे थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं, लोग कैसे गानों को ज़्यादा सुन रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप देख रहा है मेरे गानों को। या केएस रिकॉर्ड के गाने कौन सुन रहा है? केएस रिकॉर्ड के गाने सुन रहे हैं लगभग 13 से लेके 25 साल तक के लोग। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए गाना बनाता हूँ अब मैं। वो बेसली हिट करेगा। कोशिश करता हूँ कि यार उनमें जाए गाना। तो अब आप वैसे लोगों को दे रहे हो वैसा गाना जो आज से 30 साल पहले बनता था, तो कैसे सुनेंगे? फ्लॉप होंगे गाने, चाहे कितने पैसे डाल दो फ्लॉप होंगे। तो थोड़ा सा ये रिसर्च की ज़रूरत है यार। ये आप चाहे डालें तो बढ़िया, नहीं डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जाएगा भैया, सारा हो जाएगा, रोज आएगा एकदम। बड़ा मज़ा है आपके साथ में बात करने में। पता नहीं लगा कि टाइम कब निकल गया। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ। इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आप। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप डाउन टू अर्थ हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप भैया मुंबई में होते ना, टू बी ऑनेस्ट, तो एक तो मेरे लिए अप्रोच बहुत लिमिट हो जाती। दूसरा क्या है कि आपके जो सेक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं कि पहले पीआर टीम को मुझे कांटेक्ट करना, फिर मैनेजर एंड देन फिर आपके पास में। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट हो गया और पॉडकास्ट शूट हो गया फाइनली हमारा आपके साथ में। वो शूट करने के लिए थैंक यू सो मच भैया। आप आए, पॉडकास्ट शूट करा, हमें बहुत अच्छा लगा। कल भी आप आए और बेस्ट ऑफ लक और आपकी खास बुक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच भैया। सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद मिस्टर कपिल जांगीड़ भैया, और मेरे भैया ही बन गए हैं ये। भैया अगर आप बोलेंगे ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डेफिनेटली दे विल डू, क्योंकि मैं बोलता हूँ स्किप कर देते हैं। भाई रौनक भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बहुत ही दिल से बहुत अच्छे बंदे हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ सच में लगता है कि बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। म्यूज़िक इंडस्ट्री या राजस्थान की इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, इससे कुछ भी आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप कुछ सीख सकते हैं, तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर, अपने फैमिलीज़ के अंदर, अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हैं कि कपिल भैया ने ये कहा है। तो आप सबको भी बेस्ट विशेज़ आपके करियर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, और धन्यवाद। क्षमा करें। Thank you so much. That was all about our podcast. Thank you so much.